सबसे पहले बात करेंगे सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूबे का बजट ऐवान में पेश करेंगे। बजट का तखमीना 2224 अरब रुपए है। तरक्याती बजट 697 अरब रुपए होगा। गैर तरक्याती बजट 1411 अरब रुपए का तखमीना है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान है। कम से कम उजरत 30,000 रुपये मुकर्रर करने का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है, माहिरीन क्या कहते हैं, कैसा बजट पेश किया जाएगा आज? जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का प्री बजट इजलास शुरू हो चुका है। इस इजलास में सिंध काबीना से मंजूरी ली जा रही है नए माली साल के बजट की। जो ज़राए बता रहे हैं उसके मुताबिक नए माली साल का जो बजट है 2244 अरब रुपए का है। और इस बजट में जो गैर तरक्याती जो बजट है वो 697 अरब रुपए का है। गैर तरक्याती बजट जो है 1411 अरब रुपए का है। हमारे ज़राए के मुताबिक 30% से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है और पेंशन में भी इजाफा किया जा रहा है। सूबे में तालीम की तरक्की के लिए 353 अरब रुपए की तजवीज़ है। सेहत के लिए 272 अरब रुपए की तजवीज़ है। अमन अमान के लिए 160 अरब रुपए की तजवीज़ है। और इसमें सूबाई टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 469 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। और ये बजट जो है आज दोपहर को सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध पेश करेंगे। इस वक्त सिंध काबीना का इजलास जारी है जिसमें बजट की मंजूरी ली जाएगी। जी अच्छा, आज इस तरक्याती मंसूबों के लिए कितना बजट जो है वो मुख्तस किया जाएगा? जी, एक तो सिंध का एनुअल डेवलपमेंट बजट है, लेकिन मजमूई 297 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जिसमें इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग मंसूबे हैं वो अलग होंगे। जबकि यहाँ पे मुख्तलिफ महकमों के लिए जो बजट रखा जा रहा है उसमें सब्सिडी और ग्रांट्स और कर्जादात के लिए तकरीबन 344 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। अच्छा, आज इस इजलास शुरू हो गया है, कब तक इजलास जो है वो ख़त्म होगा? इजलास में कौन कौन शरीक हैं? अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे। आज बजट पेश किया जाना है जिसके हवाले से इजलास जो है वो शुरू हो गया है। इजलास में बजट का तखमीना जो है वो ज़ेरे गौर होगा और बताया जाएगा कि आज बजट जो है वो पेश किया जाएगा, क्या क्या तजवीज़ हैं, ज़ेरे गौर हैं। विफाकी बजट में कॉटन जनिंग सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। चेयरमैन कॉटन जर्नर्स फॉर्म का कहना है कॉटन जनिंग फैक्ट्रीज पर 4 मराहिल पर 72% GST आयद किया गया। कॉटन सीड ऑयल और ऑयल केक की फरोख्त पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इसी पर बात कर लेते हैं। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, कॉटन जिनिंग फॉरम ने कंसर्न शो किया कि वफाकी बजट में जो है कॉटन जिनिंग सेक्टर को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। कॉटन जिनिंग फैक्ट्री में मुख्तलिफ 4 मरहल में 72% GST आयद है। और कॉटन जिनिंग एसोसिएशन के चेयरमैन है एहसान ने कहा है कि रुई, कॉटन सीड ऑयल और ऑयल केक की फरोख्त पर 18 से 18% जो है सेल टैक्स आयद किया हुआ है, जिसमें कोई रिलीफ वफाकी बजट में नहीं दिया है। भारी टैक्सेस के बायस जिनिंग इंडस्ट्री में गैर दस्तावेजी यानी अनडॉक्यूमेंट कारोबार का रुझान में इजाफा हो रहा है। 50% से जायद कॉटन जिनिंग फैक्ट्रियां मुल्क भर में, पंजाब में और सिंध में गैर फाल हो चुकी हैं। टेक्सटाइल मिल की पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से डिमांड कम हुई है। जिनिंग फैक्ट्रियां गैर फाल होने से कपास की कीमत में रिकॉर्ड कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से किसान की फी एकड़ आमदनी में रिकॉर्ड कमी से नुकसान होगा। यहाँ पे वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जो जिनिंग फैक्ट्रियां हैं और जो कॉटन की जो सेक्टर है उसको फौरी तौर पर रिलीफ फराहम किया जाए। अशरफ, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स को विफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सरपरस्त आला वहीद अहमद कहते हैं बजट में ज़राअत के शोबे को दरपेश बुनियादी मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। इस हवाले से भी अपडेट करें।
जी हाँ, कल वफाकी बजट जो वजीर ख़ज़ाना ने पेश किया है उस पर जो है पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर ने जो है वफाकी बजट पे जो रद्द अमल दिया है, क्या है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए पैदावार बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं दी गई है और वफाकी बजट में नई वैरायटी बढ़ाने पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने में भी तवज्जो नहीं दी गई है। ज़रूरी शोबे के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंड मुख्तस करना ज़रूरी है। पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे को मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात का सामना है और 2 साल से पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे की पैदावार मुतासर हो रही है और ये भी कहा है कि इसके साथ साथ देखा जाए एक्सपोर्ट भी मुतासर हुई है, क्योंकि बुनियादी वजह ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खाम माल की दस्तियाबी, एलसीज खोलने और बुलंद फ्रेट जैसे मसाइल का बजट में कोई हल नहीं निकाला गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि सरप्लस पैदावार के लिए लागत में कमी देखी गई है। तहफ़्फ़ुज़ात कहा जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स को वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने वफाकी बजट पर रद्द अमल भी दिया है। सरपरस्त आला वहीद अहमद का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हुकूमत ने बजट दिया 2023-24 का, उसके बारे में मैंने आज बात करनी है, क्योंकि मैंने यही देखा है कि मैंने बजट काफ़ी 10 सालों से देख रहा हूँ चीज़ें, मगर कभी एग्रीकल्चर के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं आई। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इन 2 सालों में देखें फसलें कितनी कम हो रही है। मिसाल दूँ आपको 2022 की, जो आम की 50%, केले की 45%, किनू की 45%, प्याज की 90%, टमाटर की 90% और ग्रीन वेजिटेबल्स और अदर फ्रूट्स की 50 से 70% की फसलें कम हुई। 2022 बड़ा बुरा रहा है हमारे सीज़न में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सैलाब और जो सर्दियां जो आगे जा रही हैं और गर्मियां देर को शुरू हो रही है, वो पूरे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो फ्रूट की टेबल की जो एक सिंध का नए माली साल का बजट आज पेश होगा। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 6 अहम मंसूबों को फोकस कर लिया है। इन 6 अहम मंसूबों के लिए नए माली साल के बजट में 107 अरब 16 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। फॉरेन स्टेट प्रोग्राम के जरिए इन मंसूबों के लिए 100 अरब 71 करोड़ रुपए मिलने की तवक्को है। सिंध का नए माली साल का बजट आज पेश होगा। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 6 अहम मंसूबों को फोकस कर लिया है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। सिंध हुकूमत नए माली साल का बजट आज पेश करने जा रही है। जो काबीना है, सिंध काबीना, उसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद जो है वज़ीर ख़ज़ाना जो है आज बजट पेश करेंगे। मजमूई तौर पर कराची के जो अहम प्रोजेक्ट है उनको फोकस किया गया है सिंध हुकूमत में, और मजमूई तौर पर 6 अहम मनसूबे हैं जिसको फोकस किया गया। इन 6 मनसूबों के लिए अगले माली साल जो बजट में तखमीना लगाया गया है कि 107 अरब 16 करोड़ रुपये रकम मुख्तस की गई है, और फ़ॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके लिए जो है ये मजमूई तौर पर 100 अरब 71 करोड़ रुपये वसूल किए जाएंगे। यहाँ पे जो कराची सस्टेनेबल बस यानी BRT रेड लाइन बस सर्विस है उसके लिए 30 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, और यहाँ पे कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही देखा जाए कराची येलो लाइन जो बस सर्विस है उसके लिए मजमूई तौर पर 23 अरब 60 करोड़ रुपए की बड़ी रकम रखी गई है। साथ ही देखा जाए कराची वाटर एंड सीवरेज जो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है वो भी इसमें शामिल किया गया है, और इसके लिए 7 अरब 45 करोड़ रुपए की रकम रखने की तजवीज़ की गई है। और कराची जो क्लिक है, जो कराची को जो लिवेबल सिटी बनाना है, बेहतरी के लिए जो कराची शहर के लिए 29 अरब रुपए की बड़ी रकम रखने की तजवीज़ है। साथ ही देखा जाए जो छठा मंसूबा है सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाया जाएगा, इसके लिए 14 अरब 60 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। और यहाँ जो तजवीज़ की गई है मजमूई तौर पर कराची के 6 अहम मंसूबों के लिए 107 अरब 16 करोड़ रुपए की रकम रखने की तजवीज़ है, जिसमें से फ़ॉरेन एडेड जो रकम मिलेगी वो तकरीबन 100 अरब 71 करोड़ रुपए रखेंगे। और यहाँ से हुकूमत सिंध अगले माली साल के बजट में कराची के लिए 6 अरब 45 करोड़ रुपए की रकम फराहम करेगी। ये मंसूबों को इसमें कहा गया कि ये 6 अहम मंसूबों को तेज़ी से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये फोकस किया गया, क्योंकि कराची इस वक्त सिंध हुकूमत के लिए फोकस प्रोजेक्ट उनके लिए रखे गए हैं। जो 6 अहम मंसूबे हैं, जो जारी मंसूबे, जो अहम मंसूबे देखे जाएँ, कराची सस्टेनेबल बस सर्विस जो है BRT सर्विस, ये शुरू जो प्रोजेक्ट हुआ था यानी कि जो क्लोजिंग डेट है 31/12/2023
2025 रखी गई है। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो है वो 30/9/2023 रखी गई है। साथ ही देखा जाए यहाँ पे जो येलो लाइन प्रोजेक्ट है उसके लिए 30/6/2026 जो है प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा सूरत। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो बेहतरी है उसके लिए 30/6/2025 तक ये मनसूबों को जो है बेहतर किया जाएगा। इन मनसूबों के लिए मजमूई तौर पर कराची के लिए सिंध हुकूमत ने जो 107 अरब रुपए से ज़ायद की तजवीज़ की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अहम खबर आपको देंगे कि सिंध हुकूमत ने बजट की मंजूरी दे दी है। इजलास हो रहा था, इजलास खत्म हुआ है, ताहम सिंध हुकूमत ने बजट की मंजूरी दे दी है। बजट आज ऐवान में पेश किया जाएगा। काबीना का इजलास आज तलब किया गया था, इजलास हुआ है। इजलास में मिनट्स लिए गए हैं, मिनट्स में तजावीज़ दी गई हैं और उसके बाद सिंध हुकूमत ने बजट की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और आपको बता रहे हैं सिंध हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी के हवाले से भी बातचीत की गई है। आज बजट के लिए जो है सिंध काबीना ने नए माली साल के बजट की मंजूरी दे दी है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। नए माली साल के बजट का हुजम 2240 अरब रुपए रखा गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत प्री बजट काबीना इजलास इस वक्त जारी था। 11 बजे से ये इजलास जारी था जो कि अब ख़त्म हो चुका है और बजट की मंजूरी दे दी गई है। काबीना के इजलास में बजट की मंजूरी दी गई है। सिंध हुकूमत की 5 साल कारकर्दगी के हवाले से बातचीत भी की गई है। नए माली साल के बजट का हजम 2240 अरब रुपए रखा गया है। आपको अपडेट करते चलें, नए माली साल के बजट का हजम 2240 अरब रुपए रखा गया है। सिंध काबीना का प्री बजट इजलास जारी था और अब वो अख्ताम पजीर हो गया है। बजट की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवनीन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी सोहेल राजपूत, चेयरमैन PND हसन नकवी, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई और दिगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए हैं। बजट 3 बजे पेश किया जाएगा। इस वक्त प्री बजट इजलास जारी था जो कि अख्ताम पजीर हो गया है और बजट की मंजूरी दे दी गई है। सिंध काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था। सुबह 11 बजे से इजलास जारी था जिसमें बजट की मंजूरी दी गई है। सिंध काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी है। नए माली साल के बजट का हजम 2240 अरब रुपए रखा गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अपडेट कीजिएगा, क्या क्या बजट में रखा गया है? जी, सिंध काबीना के जो प्री बजट इजलास वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस कराची में हुआ है। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरी और सोहेल राजपूत और चेयरमैन PND हसन नकवी, वज़ीर आला सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फयाज जतोई और दीगर मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए हैं। वज़ीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत को 5 साल कारकर्दगी के हवाले से बातचीत की है। सिंध हुकूमत के 5 साल अरसे का ये आखिरी प्री बजट का काबीना इजलास हुआ है जो बाकी काबीना के इजलास में मामूल के मुताबिक होते रहे हैं। और ये भी कहा है कि हमारी काबीना ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो की रहनुमाई में आवाम को बेहतर खिदमात की हैं और हमारी हुकूमत की कामयाबी का मज़हर जो बल्दियाती इंतखाबात है। वज़ीर सिंध ने यह भी पैगाम दिया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के हर ज़िला में बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और कहा है कि नए माली साल में जो तमाम जो चीज़ें रह गई हैं उसको फोकस किया गया है। और सिंध काबीना ने नए माली साल 2023-24 का इसमें जो है वो मंजूरी दे दी है और नए माली साल के बजट का कुल हजम जो है 2240 अरब रुपए रखी गई है। यहाँ पे देखा गया है कि जो मेजर है, क्योंकि महंगाई की जो रफ्तार जिस तरीके से बढ़ी है उसको देखते हुए सेहत, तालीम उन सबको फोकस करते हुए उसी के हिसाब से बढ़ाया गया है। कराची को भी फोकस किया गया है। कराची के जो 6 जारी मंसूबे हैं उनके ऊपर बड़ी रकम मुख्तस की गई है और कहा है कि इस बार जो हमारा तमाम फोकस होगा कि जो कराची समेत सिंध भर के तमाम जो शहर हैं उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको जल्दी से जल्द मुकम्मल किया जाए। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा 6 अहम मंसूबों पर जोर दिया जा रहा है, ये मंसूबे कौन कौन से हैं? जी, देखा जाए कि जैसे कि सिंध के जो डेवलपमेंट की जो बात करें तो यहाँ पे जो सलाना तरक्याती प्रोग्राम की जो बात की गई है, जो जारी मंसूबे अगर कहा जा रहे हैं तो 3311 हैं। उसके लिए जो एलोकेशन रखने की बात की गई 291 अरब रुपए रखने की तजवीज़ की गई थी। और जो नए मंसूबे जो है नए माली साल के बजट में सिंध में जो है 1939 मंसूबे रखे गए हैं जिसके लिए 88 अरब 59 करोड़ रुपए रखे गए। मजमूई तौर पर जो नई जो स्कीमें हैं जो 5250 हो जाएंगी जिसमें जारी और नई स्कीमें हैं 5250 स्कीमों के लिए 380 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। और यहाँ पे जो सूबे का जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है 380 अरब 50 करोड़ रुपए रखा गया है और जिला के लिए यानी इजला के लिए ADP जो है वो 30 अरब रुपए रखा गया है
और फॉरेन प्रोजेक्ट से जो असिस्टेंस लिया जाएगा 266 अरब रुपए मिलने की तवक्को की जा रही है। वफाक से PSDP की मद में 20 अरब रुपए मिलेंगे और टोटल मजमूई तौर पर जो है सालाना जो सूबे का जो डेवलपमेंट आउटले जो हजम है वो 697 अरब रुपए रखा गया है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है, जो कि सिंध की खिदमत करने के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट का मौजूदा बहरान के बावजूद जो ठीक है। अशरफ खान हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 14 ग्रेड के 59 सीनियर क्लर्क्स की 16 ग्रेड में तरक्कियां। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तरक्कियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोरियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा किस किस को तरक्कियां मिल गई? जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के 14 ग्रेड के 59 सीनियर क्लर्क को जो है 16 ग्रेड में असिस्टेंट के ओहदों पर तरक्कियां दे दी, जिसका महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में मसरूर अहमद, मोहम्मद फयाज, अमजद अली काजी, मोहम्मद अकरम, निसार नईम, गुलाम मोहम्मद, साजिद अली, नदीम नईम, नजीबुर रहमान, वहीद अहमद, अब्दुल रज़ाक, मसूद रहमान, सलाउद्दीन समूद, तारिक खान और नबी बख्श समेत 59 सीनियर क्लर्क्स हैं, जिनको 14 से 16 ग्रेड में तरक्कियां देकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है आज़ाद नोरियो, बहुत शुक्रिया आपका। तरक्कियां दे दी गई हैं, अहम तरक्कियां दी गई हैं और नोटिफिकेशन भी इसका जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 14 ग्रेड के 59 सीनियर क्लर्क्स की 16 ग्रेड में तरक्कियां। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तरक्कियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिंध हुकूमत की इलेक्ट्रिक टैक्सी लाने की तैयारी। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी से मुतालिक इजलास हुआ। चीनी कंपनी की जानिब से चार्ल्स कार्स इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्ट्रिक बसेस चार्जर्स की फ्राहमी और खुसूसियात के हवाले से मालूमात भी ली हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की इलेक्ट्रिक टैक्सी लाने की तैयारी है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक बसेस की खरीदारी से मुतालिक इजलास हुआ है। इजलास में चीनी कंपनी की जानिब से चार्ल्स कार्स इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई है। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इलेक्ट्रिक बसेस चार्जर्स की फ्राहमी और खसूसियात के हवाले से मालूमात भी ली हैं। अहम ब्रीफिंग दी गई है। चीनी कंपनी की जानिब से चार्ल्स कार्स इलेक्ट्रिक बसेस हैं, जिनके हवाले से उनको ब्रीफ किया गया है कि इन बसेस में कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं। जिना अस्पताल से नौमौलूद अगवा, मां गम से निढाल, वर्सा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी गायनी वार्ड के बाहर पहुंच गई। वर्सा ने इल्ज़ाम लगाया कि बच्ची के अगवा में अस्पताल इंतजामिया मुलविस है। जिना अस्पताल में नौमौलूद अगवा मां गम से निढाल है। वर्सा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स की नफरी गायनी वार्ड के बाहर पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे, शाज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, जलवाहिकीन के हमरा मौजूद हैं। शाज़ेब, बताइएगा। मैं इस वक्त कराची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जिना अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रात मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्ची अगवा कर ली गई है। मैं इस वक्त गायनी वार्ड के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ वर्षा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके घर यह हादसा रोनमा हुआ है। बल्दिया टाउन के रिहायशी बताए जाते हैं। क्या वाक़या हुआ था, मुझे थोड़ा डिटेल्स बताओ कि बच्ची की पैदाइश कब हुई थी और उसके बाद क्या वाक़यात रोनमा हुए थे जिसके बाद से वो लापता है। सर यहाँ पे हम लोग आए थे कल, तकरीबन परसों आए थे। कल 9 बजे के टाइम ऑपरेशन हुआ है, 10 बजे के टाइम हमें बचाया, बच्ची हुई है। जब हम उन्हें लेने गए, मैंने कहा आज़ान देनी है बच्चे को। पहले कहते हैं कि बच्ची नहीं देंगे, हमें पैसा दो, मिठाई दो, सरकारी हॉस्पिटल है इसमें ही पैसे मांग रहे। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं है मिठाई वगैरह के, हमारे पास पैसे होते तो हम लोग प्राइवेट में लेके जाते, यहाँ हम क्यों आते। तो कुछ ले दे के हमें बच्चा दे दिया। उसके बाद जो है ना, उस बच्ची की वालिदा की ऑपरेशन हुआ था, उसको वार्ड में ले गए। वहाँ पे बच्ची भी वहाँ पे थी। रात को उधर बताया गया कि बच्ची की तबीयत ख़राब है, इसे इमरजेंसी ले जाया जाए। अभी हमें तो पता नहीं है कि वहाँ से कोई और आया कि कौन है, डॉक्टर की तरफ से किसी और की तरफ से। हमें बताया गया, इमरजेंसी ले गए उसको, वहाँ से डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद वार्ड में ले आए। उसके बाद हमें ऊपर नहीं छोड़ा, कहा कि मरीज़ के साथ एक ही बंदा होगा। उसकी वालिदा थी, उसके 3 दिनों से जाग रही थी बेचारी।
आधे घंटे के लिए आंख क्या लगी, वहाँ से बच्चा मिसिंग हो गया। उसके बाद हमें बताया गया, तुम इधर गार्ड्स के पास आया, डॉक्टर्स के पास आया, जिससे भी बात करो सर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। जिसको बता कहते हैं टेंशन नहीं लो, आप बैठो हम कुछ करते हैं, हम कुछ करते हैं। उसके बाद मैंने 15 में फ़ोन किया, उन्हें बुलाया, वो भी आए, इन्हीं की बोली बोल रहे हैं कि बैठो आप बैठो हम कुछ करते हैं। कोई कुछ नहीं, हम कह रहे कैमरे दिखाओ। बड़ी मुश्किलों के बाद बाहर वाला कैमरा हमें दिखाया, जो बाहर वाले कैमरे से क्या दिखाई देगा। जब हमने कहा अंदर के कैमरे दिखाओ, कहते हैं उसके लिए आपको सुबह 10 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। सुबह अभी तक कोई कैमरा चेक नहीं हुआ है, सिर्फ रात को ये बाहर का कैमरा चेक हुआ है, उसके और कोई कैमरा चेक नहीं हुआ। अंदर के कैमरा अभी तक चेक नहीं किया है, हमें नहीं दिखाया बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार मौजूद हैं और इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी जो है हासिल की जा रही है। कहना यह होगा कि जब तक इस वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता है तो इसका तफ्तीश का जो दायरा कार है वो मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकता। जो लवाहिकीन हैं, जो गुस्सा हैं, उनकी जानिब से इनके जो बुजुर्ग अफराद हैं वो यहाँ पर आएंगे। उसके बाद इस वाक़े का मुकदमा सदर थाने में दर्ज किया जाएगा और उसके बाद इस अहल को आगे बढ़ाया जाएगा। जी अब आपको बताएं कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। सिंध भर के तमाम मफरूर इश्तहारी मुल्जिमान के रिकॉर्ड का तफसीली जायज़ा लिया गया है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। बात करेंगे अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुषा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास से हुआ है। सिंध भर के तमाम मफरूर इश्तहारी मुल्जिमान के रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया गया है। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस शब रोज़ काम कर रही है और जराइम के अनासर के खिलाफ एक्शन और क्रैकडाउन में तेजी से अमल में ला रही है। एडिशनल आईजी ने ये वहाँ पर ब्रीफिंग दी है, जबकि एसएसपी साउथ सैयद असद रजा ने आईजी सिंध को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि साउथ जोन में 125 मफरूर और 15 इश्तहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। डीआईजी वेस्ट ने जो बताया है कि वेस्ट जोन में 208 मफरूर और 20 इश्तहारी मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जबकि ईस्ट के अंदर जो 143 मफरूर और 9 इश्तहारी गिरफ्तार जो है वो किए गए हैं। जबकि बताया ये जा रहा है कि तलाश ऐप के बाद अब जो है वो ट्रैवल एयर टूल प्लाजा पर कैमरेज की जो है वो तनसीब और चेहरा शनाख्त कैमराज की तनसीब के लिए एनआरटीसी से मुआहिदा जो है वो करने जा रही है सिंध पुलिस। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि क्रिमिनल का मरकजी डाटा की मौजूदगी से मुल्जिमान पर कानून की जो है वो हो जाती है। आईजी सिंध ने जो है वो मफरूर मुल्जिमान और को इश्तहारी मुल्जिमान करार देने के लिए जो तमाम तर इक़दाम को मौसर बनाने के अहकाम भी जो है वो जारी किए हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और शहर कायद का मेयर कैसा हो, दर्जियों ने भी अपनी राय दे दी है। कराची के दर्जी कहते हैं मेयर नौजवान और मसाइल से बखूबी वाकिफ होना चाहिए, जो शहर के छोटे से छोटे मसले को भी हल करे। अब किसी नई जमात को भी मौका मिलना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर के ख्वाहिशमंद हैं। तफसीलात बताएंगी नमरा रियासत। शहर कराची में हालिया दिनों जो तबसरे और तज्जिए चल रहे हैं, वो सबसे अहम मसला जो जिस पे बात की जा रही है वो है मेयर कराची। सबकी ज़बानों पर एक ही तज्जिया चल जारी है शहर कराची में कि मेयर कराची कैसा हो और कौन सी जमात का मेयर होगा जो सामने आएगा और कराची के मसाइल को हल करेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं दर्जियों के साथ कि उनकी क्या राय है, वो कैसा चाहते हैं कराची के लिए मेयर कैसा होना चाहिए और उनको किन मसलों पर काम करने की ज़रूरत है। जी बताइएगा मुझे, क्या समझते हैं आप मेयर कराची के हवाले से कि उम्मीदें क्या वाबस्ता हैं और क्या खुसूसियात होनी चाहिए उनकी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कराची के मेयर के हवाले से मैं इसी तरह से कहूँगा कि कराची का मेयर कराची का ही लड़का होना चाहिए, कराची का बेटा होना चाहिए, जो ऐसे तबके से वाबस्ता हो जो कच्ची आबादी या कच्चे इलाके से, डिफेंस के बड़े बड़े घरों में रहने वाले ना आए, ताकि उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पर मसाइल क्या है, कराची के रोडों पे क्या मसले हैं। वो अगर निकलते भी हैं तो हाईवे रोड से निकलते हैं और हाईवे से वापसी आ जाते हैं। खाना खाने वो खुद बाहर जाते हैं, बड़े बड़े हाईवे जगह पर जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर हमें हसनजई जाना है या हमें कहीं और जाना है खाना खाने के लिए तो किन रास्तों से गुजरते हुए जाना है। उन रास्तों का बेड़ा गर्क हुआ है और कई साल हो गए कि रोड बन के नहीं दे रहे। यकीनी तौर पर शहर कराची को नए नौजवान नस्ल की ज़रूरत है जो उनकी सोच के मुताबिक काम करे। जैसे कि उन्होंने बताया कि नई सोच को आगे आने की ज़रूरत है। ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी का कोई मेयर सामने आए ताकि उनको भी देखा जाए कि वो कराची के लिए क्या काम करते हैं। कराची के अहम मसले जिसमें सीवरेज का निज़ाम और नाकारा सड़कें हैं जिनको हल के लिए कोई मौसर इक़दाम। जी अब आपको बताएं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के तहत इम्तहानात का सिलसिला जारी है। नाजिम इम्तहानात ज़हीरुद्दीन भुट्टो ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ इम्तहानी मराकज़ का दौरा किया है। मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर।
جی بالکل، اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کے تحت امتحانات کا سلسلہ جاری ہے اور آج امتحانات کا غالباً 11واں روز ہے اور اس وقت میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایک سرکاری کالج میں موجود ہوں جہاں پر ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو نے جو ہے آج یہاں پر خصوصی دورہ کیا ہے، امتحانی مرکز کا جائزہ لیا ہے، تمام صورتحال کا جائزہ لیا ہے، لیکن یہاں پر ایک سچویشن یہ ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو جن ہے وہ کافی حد تک جو ہے ہمیں بے قابو نظر آتا ہے۔ اس وقت اس امتحانی سینٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سرکاری کالج ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے طالب علموں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ انٹر کے پیپر ہیں اور انٹر کے پیپرز میں ویسے ہی بڑا سٹریس ہوتا ہے، لیکن یہ طالبات جو ہیں اس گرمی میں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے اپنا پرچہ دینے پر مجبور ہیں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میرے کیمرہ مین اگر آپ کو کیمرے کی آنکھ سے ملاحظہ کر کے دکھا سکیں کہ یہ پنکھے یہاں پر بند پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پنکھے اس لیے یہاں پر بند ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا ایک جو جن ہے وہ بے قابو ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے طالب علموں کو شدید دشواری کا سامنا ہے امتحانی سینٹر میں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وزیر جامعات اسماعیل راہو نے جو ہے کہ الیکٹرک کو خط بھی ارسال کیا تھا اور ان سے یہ ایک درخواست کی تھی کہ امتحانی مرکز میں امتحان کے دوران جو ہے لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اور جو امتحانی مرکز میں اس وقت میں موجود ہوں تو یہاں پر گزشتہ 2 گھنٹے سے جو ہے لائٹ گئی ہوئی ہے، لائٹ یہاں پر میسر نہیں ہے، جس کے باعث جو ہے وہ طالبات جن کا آج کیمسٹری کا پرچہ ہے ان کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت مشکل ہے۔ ناظم امتحانات ظہیر الدین بھٹو نے امتحانی مرکز کا دورہ بھی کیا، تمام صورتحال کا جائزہ بھی لیا اور انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ الیکٹرک کو دوبارہ سے جو ہے انٹرمیڈیٹ بورڈ کی جانب سے ایک درخواست لکھی جائے گی اور ان سے ایک ریکویسٹ کی جائے گی کہ برائے مہربانی اس کالج میں جب تک امتحان چل رہا ہے، امتحانی اوقات کے دوران۔ سید زبیر راشد ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ اینڈ سائنسز کیمپس میں بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں شعبہ صحت میں عصری رجحانات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے جواد آصف۔ جی بالکل، آج بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ اینڈ سائنس کیمپس میں ہیلتھ کیئر کے موضوع پر جو ہے بین الاقوامی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر مختلف ممالک کے جو ہے وہ ماہرین صحت آئے، انہوں نے گفتگو کی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بحریہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے ڈائریکٹر جنرل وائس ایڈمرل اطہر مختار صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں، اطہر صاحب فرمائیے گا کہ کتنا ضروری ہے خاص کر اس موضوع پر کانفرنس کرنا ہیلتھ کے موضوع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن۔ As you know کہ basically health care sector is one of the very important sectors in Pakistan، اور کیونکہ جو کنٹمپریری ٹرینڈز ہیں ہیلتھ کیئر میں ان کو ہر وقت ڈیلیبریٹ ہوتے رہنا چاہیے، ان کے اوپر ہر وقت بات ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انہی سے ہم نے پھر آگے لیسن لرن کرنے ہوتے ہیں، کوئی کاسٹ افیکٹو سلوشن دینے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو کانفرنس ہے اس کا تھیم ہے کنٹمپریری ٹرینڈ ان ہیلتھ کیئر، اینڈ وی ور ویری فارچونیٹ کہ ہمیں اس کی پارٹیسپیشن میں انٹرنیشنل سپیکرز بھی ملے۔ ٹرکی سے سپیکرز ہیں ہمارے پاس، یو کے سے ہمارے پاس ہیں، اور کچھ آن لائن آسٹریلیا سے اور کینیڈا سے بھی ہیں، اور آن کیمپس بھی انٹرنیشنل سپیکرز آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب ہم بیٹھ کے اس کو ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ لگات ان کا یہی کہنا تھا کہ آج جو بین الاقوامی کانفرنس ہوئی ہے اس سے جو طالب علموں کو بھی فائدہ ہوگا، جو کہ رجحانات چل رہے ہیں آج کل دور حاضر میں خاص کر صحت کے شعبے کے حوالے سے، تو اس پر جو غیر ملکی ماہرین نے بھی گفتگو کی ہے تاکہ جو صحت کے شعبے کی جو ہے ایک مربوط جو حکمت عملی ہے وہ ترتیب دی جا سکے۔ جی، تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے MQM پاکستان سرگرم ہو گئی ہے۔ رابطہ کمیٹی میں 15 اراکین کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں پارٹی کے مزید کارکنان کو اہم ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے MQM پاکستان سرگرم ہے۔ تفصیلات جانیں گے، شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، MQM پاکستان جو ہے حالیہ دنوں تنظیمی ڈھانچے کو منظم کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ اس ضمن میں رابطہ کمیٹی میں 15 اراکین کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی منظوری کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کی جانب سے دے دی گئی ہے۔ رابطہ کمیٹی میں شامل ہونے والوں میں ڈاکٹر فروغ نسیم، فرحان چشتی، رانا انصار، ریحان ہاشمی، فرحت خان، سکندر خاتون ایڈوکیٹ، کرن مسعود، دلاور قریشی، اس کے ساتھ ساتھ عادل علی، منگلا شرما، اشرف علی، حسین شاہ، شاہ فیصل، محمد انور و دیگر شامل ہیں۔ اس وقت رابطہ کمیٹی کے کل اراکین کی تعداد جو ہے وہ 80 سے زائد ہو چکی ہے۔ پارٹی میں گزشتہ ہفتے بھی رابطہ کمیٹی اور COC ممبران کی تعداد میں جو ہے اضافہ کیا گیا تھا۔
آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کارکنان کو بھی پارٹی میں اہم ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان ہے. جی ٹھیک ہے شعیب مختار، بہت شکریہ آپ کا. شہر قائد میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے وکلا برادری بھی غیر محفوظ ہو گئی. دن دہاڑے شاہ لطیف تھانے کی حدود سے ایڈوکیٹ نبی بخش مینگل کی گاڑی اور قیمتی سامان چوری ہو گیا. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے شہریار صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شہریار. جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی ملیر کوٹ میں. شہر قائد میں بڑھتی ہوئی جرائم کی وارداتوں سے کراچی کی وکلا برادری بھی محفوظ نہیں رہی. دن دہاڑے شاہ لطیف تھانے کی حدود میں ایڈوکیٹ نبی بخش مینگل کی گاڑی اور دیگر قیمتی سامان چوری ہونے کے بعد پولیس کی جانب سے بے حد جو ہے وہ عدم تعاون کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، جس پر آج ملیر بار ایسوسی ایشن کے وکلا کی جانب سے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا. تاہم اب سے کچھ دیر قبل جو ہے پولیس کے کچھ ٹاپ آفیشلز یہاں پر پہنچے اور انہوں نے ملیر بار ایسوسی ایشن کے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی، جس کے بعد جو ہے وہ اس دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے مکمل جو ہے وہ تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، جس کے بعد ملیر بار ایسوسی ایشن کے وکلا کی جانب سے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ایڈوکیٹ نبی بخش مینگل کی گاڑی اور جو ہے وہ دیگر تمام سامان جو ہے وہ برآمد نہیں کروایا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس دھرنے کو پھر ایک مرتبہ شاید جو ہے وہ ریزیوم کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو ہے وہ ملیر بار ایسوسی ایشن کے صدر ایڈوکیٹ راؤ زاہد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے پتہ کریں گے. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آج ہم نے کال کی تھی دھرنے کی، ملیر بار ایسوسیشن کے سامنے نیشنل ہائی وے ہے تو یہاں پر دھرنے کی کال کی تھی. پچھلے یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے، نبی بخش مینگل صاحب کی تو گاڑی شاید 4 دن پہلے گئی ہے، لیکن ہم پچھلے 1.5 سالوں سے یہ چیزیں برداشت کر رہے ہیں کہ مسلسل ہر ہفتے تقریباً یہاں پر 4 گاڑیاں جاتی ہیں، 4 سے 6 گاڑیاں جاری ہوتی ہیں، لیکن ریکوری زیرو ہے. اس سلسلے میں ہمیں ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم موڈو صاحب سے ملاقات کی، ہم نے ایس ایس پیز وغیرہ سے ملاقات کی. ان کو بتایا کہ جی وکلا کے یہ مسئلے مسائل ہیں اور اللہ نہ کرے جس طریقے سے یہ چوریوں کا سلسلہ، وارداتوں کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اللہ نہ کرے یہاں پر کوئی بڑا مس ہیپ نہ ہو جائے. تو اس سلسلے میں جب ہم جا کر ملے تو انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے، تو لیکن ان کی یقین دہانیوں کے بعد بھی کوئی خاطر خواہ ہمیں رزلٹ نہیں ملا. تو اس سلسلے میں آج ہم نے کال کی تھی. آج جب کال کی تو اسی وقت پولیس آفیشلس آئے اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں 1 ہفتے کا صرف ٹائم دے دیں کہ ہم انشاءاللہ یہ گاڑیاں آپ کی ریکور کرا کر دیں گے اور مستقبل میں بھی انشاءاللہ ایسی وارداتوں کا سلسلہ ہم روکنے میں انشاءاللہ خاطر خواہ کوشش کریں گے. تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے لا اینڈ آرڈر کی موجودہ صورتحال پورے پاکستان میں بھی خراب ہے. اب ان کی یقین دہانیوں پر ہم نے کچھ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے 1 ہفتے بعد ان کو دیکھ لیتے ہیں. اگر 1 ہفتے بعد یہ سلسلہ یہ گاڑی ریکور نہ ہوئی یا سلسلہ بند نہ ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ دھرنے کی طرف جائیں گے. اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی حق نہیں، جمہوری حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم دھرنے کی طرف جائیں. بہت شکریہ. ایڈوکیٹ راؤ زاہد علی صدر ملیر بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے. جس طریقے سے ان کی جانب سے آج جو ہے وہ دھرنے کی کال دی گئی تھی، لیکن اب سے کچھ دیر قبل جس طریقے سے پولیس کے ٹاپ آفیشلز یہاں پر پہنچے اور انہوں نے مکمل جو ہے وہ تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد ملیر بار ایسوسی ایشن کی جانب سے اس دھرنے کو فی الحال پوسٹ پون کر دیا گیا ہے. جی اب آپ کو بتائیں کہ گٹکا مافیا کی سرپرستی کے الزام میں محکمہ جاتی کارروائی شروع ہونے پر 3 پولیس اہلکاروں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. عدالت نے آئی جی سندھ ٹاسک فورس کو پولیس اہلکاروں کے خلاف حتمی کارروائی سے روک دیا ہے. بات کریں گے بلال احمد سے. جی بلال. گٹکا مافیا کے خلاف کارروائیوں کا یہ معاملہ ہے. 3 پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے ملک الطاف جاوید ایڈوکیٹ کے توسط سے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے آئی جی سندھ کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کرنے کے خلاف، اور اس کیس کی سماعت 1 رکنی بینچ نے کی ہے. دوران سماعت ملک الطاف جاوید ایڈوکیٹ نے عدالت میں یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے جو موکلین پولیس اہلکار ہیں ان پر پولیس حکام کی جانب سے جو آئی جی سندھ ٹاسک فورس بنائی گئی ہے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ گٹکا مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آئی جی سندھ کی جانب سے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان تینوں پولیس اہلکاروں سے جواب اور وضاحت طلب کی گئی ہے. تاہم ملک الطاف جاوید ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ آئی جی سندھ کو پولیس رولز کے مطابق یہ براہ راست اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیس اہلکاروں کو شوکاز نوٹس جاری کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. اس کا ایک مربوط طریقہ کار موجود ہے لیکن اس کو فالو نہیں کیا گیا، اور آئی جی سندھ کی جانب سے یہ براہ راست شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں جو کہ خلاف قانون ہیں. لہٰذا آئی جی سندھ کو اور پولیس حکام کو حتمی کسی بھی قسم کی کارروائی سے روکا جائے، جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کو شوکاز جو جاری کیے گئے ہیں اس سلسلے میں حتمی کارروائی سے روک دیا ہے. تاہم جو انکوائری اور تحقیقات جاری ہیں وہ جاری رہیں گی. اس سلسلے میں عدالت نے 15 جون کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں آئی جی سندھ اور دیگر جو فریقین ہیں، اور ان سے یہ جواب طلب کیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو آئندہ سماعت پر پیش کریں.
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की में एसएसपी सीटीडी के भांजे को थप्पड़ मारने का केस है। गिरफ्तार तालिब इल्म एहतशाम अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने जामा कराची के गिरफ्तार तालिब इल्म को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। तफसीलात जानेंगे, मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, बताएगा क्या मज़ीद पेशरफ्त सामने आई है? देखें जी, ये जामा कराची में वाक़या हुआ था जहाँ पर एसएसपी के भांजे को मुकर्रर तौर पर थप्पड़ लगने से वाक़या हुआ था। लिहाजा इसी मामले पर गिरफ्तार जामा कराची के तालिब इल्म एहतशाम को पुलिस की जानिब से सब अदालत में पेश किया गया और अदालत ने गिरफ्तार तालिब इल्म को अदालती रिमांड पर जो है वो जेल भेज दी है और आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान भी तलब कर लिया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर से अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने रिमांड पेपर में इक़दाम कत्ल जख्मी करने के दफात लगाए हैं, क्या मेडिको लीगल का लेटर आपने हासिल किया, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनको रात ही जो है वो केस मिला था, लिहाजा मजीद उनको तफ्तीश करनी है, मुलज़िम की जिस्मानी रिमांड दी जाए। जिस पर अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जो है गिरफ्तार तालिब इल्म को अदालती रिमांड पर जेल भेज दी है। जबकि अदालत के बाहर तालिब इल्म ने गिरफ्तार तालिब इल्म ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि वहाँ पर बैठे लड़के सिर्फ टाइम पूछा कि लड़के क्या टाइम हुआ। इस पर सामने वाले शख्स ने कहा कि मुझे लड़का क्यों बुलाया, जबकि उसने कहा कि मैंने मौजरत की, उसके बावजूद उन्होंने जो है झगड़ा किया और झगड़ा ही हुआ था। उसके बाद इस लड़के ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। दूसरी जानब मुलज़िम के वकील का ये भी मौक़िफ़ है कि मामूली झगड़े पर इक़दाम में कत्ल और ज़ख्मी करने जैसे संगीन नौयत के दिफ़ात शामिल किए गए हैं। एक तालिब इल्म के मुस्तक़बिल को जो है वो तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा अदालत ने आईनी समाअत पर तफ्तीश अफसर से केस का चालान तलब कर लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। समुद्री तूफान कराची से 902 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफान शुमाल मशरकी सम से मुसलसल बढ़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। समंदरी तूफान बिपरजॉय इस वक्त कराची से तकरीबन 902 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और मुसलसल इसका रुख जो है शुमाल मशरिक़ की जानिब है। महकमा मौसमियात के हवाले से ये बताना है कि ये जो साइक्लोन है इसकी सही हैसियत जो है वो पीर को वाज़े होगी, जिसके तहत ये पता चलेगा कि आया इसकी शिद्दत क्या है और क्या ये इसकी वजह से पाकिस्तान की किसी साहिली पट्टी को खदशा है या नहीं। अलबत्ता जो सिमत है इस वक्त उस वक्त यही सिमत रही तो फिर कराची समेत ठट्टा बदीन और यानी कि सिंध की जितनी भी साहिली पट्टी है उसको ख़तरा है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा इंडियन गुजरात के हवाले से भी अपडेट यही दी जा रही है कि इसका रुख इसी जानिब है। इस वक्त समंदर की कैफियत कुछ इस तरह से है कि लहरें कुछ बुलंद हैं, कोई बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं है, लेकिन जो तूफ़ान का मरकज़ है उस तरफ लहरें तकरीबन जो बताई जा रही हैं 125 से 128 फीट बुलंद लहरें जो हैं वो समंदर में आ रही हैं। जबकि यहाँ कराची की साहिली पट्टी अभी फ़िलहाल उस तुग़यानी का शिकार नहीं है जिसका महकमा मौसमियात का बताना है कि पीर को होगी। तूफ़ान के हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि ट्रॉपिकल सेंटर जो है 24 घंटे मुसलसल काम कर रहा है और आगाह कर रहा है अपने जो लोग हैं, आवाम हैं हमारे, उनको आगाह कर रहे हैं मुसलसल। इसके साथ साथ इनका खेल के मैदान से खबर है, पीसीएचएस के यूनियन क्लब में गेटोरेड ट्रॉफी टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी, यूनियन क्लब गेटोरेड टेनिस चैंपियनशिप के जो मुकाबले हैं वो इस वक्त यूनियन क्लब के टेनिस कोर्ट में खेले जा रहे हैं और इस वक्त फ़ाइनल का जो एक मुकाबला है जो कि व्हील चेयर का ये इवेंट है। मेरे कैमरामैन शरियार आपको थोड़े से मनाजिर अगर आप दिखाएं तो देख सकते हैं आप, व्हील चेयर पे जो है सिंगल का मुकाबला इस वक्त जारी है। हमारे साथ जो है कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर जो है खालिद रिवानी साहब मौजूद है जो कि इस टूर्नामेंट के रूए रमा भी है। हम इनसे बात करते हैं। खालिद भाई, हमने देखा कि माजी में भी आपने कई इस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराए जिसमें बढ़ चढ़ के जो है लड़के लड़कियां हिस्सा लेते हैं। आज का ये जो है व्हील चेयर का जो फाइनल खेला जा रहा है, दोनों खिलाड़ी हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं। तो इस टूर्नामेंट में कितने इवेंट्स जो है आप करा रहे हैं, सिंगल, डबल और जो है वुमेंस के? हाँ, देखिए, जब भी हम कोई टूर्नामेंट करते हैं हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एज कैटेगरीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट कवर कर लें, क्योंकि स्पॉन्सर तो एक दफ़ा आ गया हुआ है, तो लिहाजा हम जितनी माइलेज उसको दे सकें या जितने एक्टिविटीज़ हम कर सकें बच्चों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो इस टूर्नामेंट में भी 9 हमने इवेंट रखे हैं जिनमें लेडीज़ सिंगल भी है, मेन सिंगल भी है, जूनियर बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, डबल्स के भी मुकाबले हैं। जैसा कि इस वक्त फ़ाइनल व्हील चेयर टेनिस का भी हो रहा है और ये दोनों जो प्लेयर हैं अयूब और फ़िदा हुसैन, ये 3 महीने पहले हमारे साथ थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप भी खेलने गए हुए हैं और इस टूर्नामेंट में भी ये फ़ाइनल में पहुँचे हैं माशाल्लाह।
تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم فائدہ پہنچا سکیں بچوں کو، اس لیے زیادہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ دیکھیں بالکل یہ ہمارے ساتھ کراچی ٹینس ایسوسی ایشن کے صدر خالد رحمانی صاحب موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا ہے زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ کرانے کا